एकादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, ये आज का टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं मुद्रा में। या तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए और या मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए। तो हम जानते हैं कि मुद्रा के मूल्य में कमी यानी कि सेवाओं या वस्तुओं की कीमत स्तर में बढ़ोतरी, और वहीं मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी का मतलब है कीमत स्तर में, कीमत का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी हो जाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुद्रा के मूल्य में कमी अगर होती है तो वो और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। अब इस चीज़ को ज़रा सा जान लीजिए कि मुद्रा के मूल्य में कमी का तात्पर्य क्या है। मुद्रा के मूल्य में कमी से तात्पर्य है कि वस्तुओं के मूल्य का बढ़ जाना, वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ जाना, अर्थात अब आप उसी वस्तु के लिए ज़्यादा मुद्राएं चुकाएंगे। इसका मतलब है कि मुद्रा के मूल्य का घट जाना। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मुद्रा का जो मूल्य है उसमें कमी आती है। सबसे पहली बात है जनसंख्या में वृद्धि। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा होंगे तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उनके उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि इसलिए नहीं हो पाती कि सारे के सारे जनसंख्या का जो हिस्सा होता है वो सारे के सारे लोग उत्पादन क्रियाओं में नहीं लगे होते, लेकिन सारे के सारे लोग उपभोग क्रियाओं में अवश्य लगे होते हैं। तो बढ़ी हुई जनसंख्या उत्पादन तो उतना अनुपात में नहीं बढ़ा पाती जितना कि उपभोग। इसीलिए क्या होता है कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिससे कि मुद्रा का जो मूल्य है यानी कि क्रय शक्ति वो घट जाती है। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपको उतनी ही मुद्रा में कम वस्तुएं मिलेंगी, और परिणाम यह होगा कि आप पाएंगे कि 100 रुपये की नोट की वैल्यू घट गई, क्योंकि पहले 100 रुपये में जो चीज़ें दो मिलती थीं अब वो शायद एक ही मिल पाएँ या और कम मिल पाएँ। तो एक तो जनसंख्या में वृद्धि है। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि जनसंख्या में वृद्धि से उपभोक्ता ज़्यादा बढ़ते हैं, उत्पादक उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाते। बढ़ोतरी उत्पादन में भी होती है लेकिन उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो वस्तुओं की जितनी मांग बढ़ती है उतना उनकी पूर्ति बढ़ नहीं पाती, बढ़ती पूर्ति भी है। तो इस वजह से क्या होगा, कुल मिलाकर के अगर मांग जो है, ये इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा नियम है, मांग यानी कि डिमांड, अगर डिमांड जो है वह ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि जो मूल्य होंगे वस्तुओं के वह प्लस हो जाएंगे यानी कि बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब हम कुछ बातें और समझते हैं। प्राकृतिक कारण। देखिए, प्राकृतिक कारण क्या क्या होते हैं। अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, अनावृष्टि, बिल्कुल बरसात ना हो, बाढ़ हो जाए, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। अभी कोरोना एक प्राकृतिक विपदा है। आप देखिए, कोरोना के समय में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आप नोट कर पाते हो। कोरोना के समय में सरकारों ने सब्जियों के दाम जो थे वो तय कर दिए थे। दूध के दाम जो थे वो 40 रुपये किलो, 40 रुपये लीटर तय कर दिया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये जो मूल्य जो फिक्स किए थे, जैसे उनमें थोड़ी सी ढील दी, अब आप देखिए सब्जियों के मूल्य कहाँ जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो हो चुका है, 80 रुपये किलो हो चुका है। दूध जो है वो भी 50 रुपये लीटर मिल रहा है। यानी कि क्या हो गया है, ये प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण होने से फिर क्या होगा, अब फिलहाल तो कोरोना को प्राकृतिक कारण ही माना जा सकता है। अगर किसी को लगता हो कि ये चाइना की शैतानी दिमाग की खोज है तो ये संभव है, लेकिन इसे अभी फ़िलहाल प्राकृतिक महामारियों को आप प्राकृतिक कारण ही में गिने तो बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी समस्या, जब प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो क्या होता है, कृषि उत्पादन भी घट जाता है। फैक्ट्रियाँ रुक जाती हैं तो उनके उत्पादन तो घट ही जाते हैं। अच्छा, कृषि उत्पादन जब घटेगा तो खाद्यान्न का, कच्चे माल का संकट होगा, जिससे कि क्या होगा, उत्पादन की जो लागत होगी वह भी बढ़ जाएगी, कीमत स्तर बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। आप सारे पॉइंट जब आप देखेंगे तो आखिर में आप एक लॉजिक देंगे कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे और जिससे मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया, जो डिमांड है उसका सप्लाई से ज़्यादा हो जाना।
डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ें, मान लिया, लेकिन डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी और सप्लाई थोड़ी सी कम बढ़ पाई, तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली जो प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे, प्राइस राइज होगा। लेकिन अगर डिमांड जो है कम बढ़े और सप्लाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस में डाउनफॉल होगा। ये एक सिंपल सा नियम याद रखिएगा आगे के सारे पॉइंट्स में। चलिए अगला पॉइंट है वस्तुओं का कृत्रिम अभाव। इसे बोलते हैं होर्डिंग। जब लोग लालच में, व्यवसायी लोग लालच में वस्तुएं, ऐसा नहीं कि पर्याप्त मात्रा में है नहीं, लेकिन उनको होर्ड करके यानी कि उनको छिपा कर, उनको एक जगह एकत्रित करके रख लेते हैं और कृत्रिम अभाव यानी कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज उत्पन्न करते हैं। इससे लोगों को लगता है कि वस्तुएं और कहीं ना घट जाएं, तो अभी बढ़ी कीमतों पे ही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ी कीमतों पे वस्तुओं का खरीदना अगर शुरू हो जाता है तो बढ़ी कीमतों पे बिकने लगती हैं और इससे महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। श्रम संघर्ष। देखिए, श्रम संघर्ष का मतलब होता है श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पे या उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी कर दिए जाने पे। तालाबंदी का मतलब होता है कि उद्योगपति श्रमिकों को अपने प्रेशर में लेने के लिए फैक्ट्री में ताला डाल देते हैं। कभी कभी श्रमिक जो है अपने प्रेशर में लेने के लिए हड़ताल कर देते हैं। ये दोनों में संघर्ष चलता रहता है, इसको श्रम संघर्ष बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि उत्पादन रुक जाएगा। उत्पादन रुकना मतलब सप्लाई का कम हो जाना, और डिमांड उतनी ही थी जितनी थी, लेकिन सप्लाई घट जाने पर भी, जैसे डिमांड एज इट इज़ रहे, डिमांड जितनी थी उतनी ही रहे, लेकिन मान लिया सप्लाई जो है वो घट जाए तो भी क्या होगा? प्राइस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो श्रम संघर्ष में जब उत्पादन नहीं होगा तो डिमांड तो जितनी थी, लोग जितनी सब्जियां खा रहे थे, जितना टूथपेस्ट, शक्कर वगैरह यूज़ कर रहे थे वो कर ही रहे, लेकिन उत्पादन रुक गया, सप्लाई रुक गई, तो क्या हो गया? उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। शक्ति के साधनों का अभाव। शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? बिजली, कोयला, पेट्रोल। अगर इनका अभाव हो जाए तो उत्पादन कम हो पाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड की अपेक्षा डिमांड ज़्यादा होते ही या सप्लाई कम होते ही मूल्य जो होगा वो वस्तुओं का बढ़ जाएगा, तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात। कभी कभी सरकार अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर देती है। जैसे कि कई बार हुआ कि भारत ने प्याज जो है वो अन्य देशों को, पाकिस्तान को, नेपाल को निर्यात कर दिया पहले। फिर यही वही प्याज भारत में 150 रुपये किलो बिकने लगा, तो बाद में उन्हीं देशों से, पाकिस्तान से एक बार पहले उनको निर्यात किया, फिर उन्हीं से पुनर्आयात किया। ये स्थिति बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसमें भी क्या होगा कि जब आपके यहाँ से वस्तुएं थीं जो उत्पादित हुई, वो अगर निर्यात हो गई तो यहाँ उनका सप्लाई कम हो गई और इसके परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ जाते हैं वस्तुओं के और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। कुछ और कारण, अधिक करारोपण। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाने लगे तो वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। बढ़ी हुई लागत पे लोग उत्पादन करना कम कर देते हैं, उत्पादन हतोत्साहित होता है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की सप्लाई कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? जब सरकार अपने बजट के घाटे को अतिरिक्त पत्र मुद्रा छापकर पूरा करती है। सरकार क्या करती है? दरअसल सरकार ये कहती है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमारी जो इनकम होती है वो कम होती है। ऐसा दिखा करके सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? दरअसल सरकार को लोक कल्याणकारी संस्था कहा जाता है। सरकार क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट यूनिट। सरकार क्या है? लोक कल्याणकारी संस्था है, जनता का हित, जनहित में काम करने वाली संस्था। तो जनहित कैसे दिखाएंगे कि भाई हम आपसे जो इनकम लेते हैं टैक्स वगैरह के ज़रिए, विभिन्न प्रकार के टैक्स और विभिन्न प्रकार के हमारे पीएसयू वगैरह चलते हैं, उनसे जो कुछ भी हमारी इनकम होती है ओवरऑल वो हम बजट में दिखाते हैं कि हमारी इनकम मान लेते हैं वो 100 करोड़ है। तो हम मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, वैसे तो 100 करोड़ बहुत कम होते हैं सरकार के लिए। आप इसे मान लीजिए कि ये 100 अरब है, ठीक है, 100 अरब भी नहीं 100 खरब मान लीजिए, ओके, खैर 10,000 मिलियन मान लीजिए। और एक्सपेंस हमें 10,000 मिलियन से ज़्यादा दिखाने, क्योंकि हम लोक कल्याणकारी संस्था है, तो ये दिखाना जो है ना, इसके लिए सरकार क्या करती है कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। देखिए घाटा क्या होता है? हमारी इनकम से जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएं तो उसे ही तो घाटा बोलता है। और घाटा अगर है तो उसको पूरा करना पड़ेगा कहीं से। घाटा होने की स्थिति में आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप किसी से उधार लें और या भीख मांगे। तो खैर सरकार भीख मांगने जैसा काम तो नहीं करेगी, लेकिन उधार ले सकती है। चाहे तो वो अपने देश की पब्लिक से उधार ले सकती है, उसके लिए सरकार क्या करती है? बॉन्ड इशू करती है। और चाहे तो आउटसाइडर्स में जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह है, उनसे उधार ले सकती है।
सरकार के पास एक और तरीका होता है। आम जनता यही कर सकती है कि आम जनता का अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, पब्लिक में कोई आदमी है उसके खर्चे जो है ना उसकी इनकम से अगर ज़्यादा हो जाएं, तो वो कैसे भरपाई करेगा अपने खर्चों की? उधार लेके, क्रेडिट लेने के सिवा, लोन लेने के सिवा और कोई चारा है क्या उसके पास? सरकार के पास भी ये दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और सरकार के पास है। सरकार अपने घाटे को कम कर सकती है नोट छाप कर। अब पब्लिक तो नोट छाप नहीं सकती, लेकिन सरकार नोट छाप सकती है। भारत में नोट छापने की वो व्यवस्था लागू है जिसमें अतिरिक्त नोट छापने के लिए उन्हें कोई भी कोष में बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई कोष नया बनाने की आवश्यकता होती है। तो सरकार जब जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है। अब ज़रा सा समझना कि नोट छापना मतलब जो मुद्रा है उसकी मात्रा का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना, और मुद्रा की मात्रा बढ़ना मतलब मुद्रा की सप्लाई का बढ़ना। अब समझना, मुद्रा की जितनी डिमांड थी, अगर सप्लाई उससे ज़्यादा हो जाए, तो किसी भी वस्तु की अगर सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, तो उसका मूल्य या उसका जो प्राइस होता है वह घट जाता है। याद रखना, सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से तो मूल्य घट जाता है हमेशा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या होता है? उल्टा होता है कि जो भी वस्तुएं हैं, मैंने भी कहा आपसे कि सप्लाई, जैसे सप्लाई अभी क्या हो जाए, सप्लाई बेसिकली बढ़ जाए। अगर सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा है, सप्लाई मान लेते हैं कम हो जाए, तो सप्लाई कम होने की स्थिति में क्या होगा? सप्लाई कम होने की स्थिति में आप ये पाएंगे कि मूल्य आपका जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो मूल्य आपका बढ़ जाएगा। तो ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो घाटे की वित्त व्यवस्था से होता क्या है? सरकार अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा छाप लेती है। देश में पत्र मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, क्योंकि सप्लाई अगर मुद्रा की ज़्यादा हो जाए जो डिमांड है उससे, तो इसका जो प्राइस होगा वो जाहिर सी बात है घट जाएगा। ओके। बैंकों का साख का अधिक प्रसार, अगर बैंक उधार जो है वह ज़्यादा देने लगें, बैंक अगर उधार ज़्यादा देने लगेंगे उधार, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो प्राइस जो होगा घट जाएगा, सीधी सी बात है। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, सरकार दो तरह के व्यय करती है। एक तो सरकार करती है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और दूसरे नॉन प्रोडक्टिव होती हैं। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सरकार चलाने के खर्चे, जिन्हें प्रशासकीय व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशासकीय व्यय। और ये प्रशासकीय व्यय जो होते हैं, इनमें अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो उत्पादन तो बढ़ा नहीं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बढ़े तो उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। उत्पादन की मात्रा, सरकार का ज़्यादा हिस्सा अगर नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस से खर्च हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पे नहीं खर्च हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उत्पादन की मात्रा देश में घटेगी और उससे क्या होगा? वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और मुद्रा का मूल्य घटेगा। अकुशल प्रशासन, अगर प्रशासन जो है वो कुशल नहीं है, सरकारी तंत्र अगर ढीला है, जमाखोरी, घूसखोरी, अनैतिक प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, लोग ईमानदारी के नाम पे घूसखोरी करते नज़र आएंगे, नैतिकता के नाम पे अनैतिक व्यवहार करते नज़र आएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में व्यापारियों को भी मनमाने ढंग से वस्तुओं की कीमतों को तय करने का अवसर मिल जाता है, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा के मूल्य घटने के बहुत सारे कारण आपने पढ़ लिए, इसमें से 10 कारण आपको कोई ना कोई लिखने हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी के क्या क्या कारण हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ कब जाता है? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी? सो पहला है जनसंख्या की अपेक्षा उत्पादन में अधिक वृद्धि अगर हो जाए। अब आपने जो पीछे कारण पढ़े थे ना, उनके अपोजिट कारण यहाँ होंगे। जनसंख्या की अपेक्षा उत्पादन में अगर बढ़ोतरी अधिक हो जाएगी तो वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी सप्लाई से। ठीक है, जनसंख्या की अपेक्षा उत्पादन में अगर बढ़ोतरी, तो सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वस्तुओं का जो प्राइस होगा, वस्तुओं का प्राइस वो नीचे चला जाएगा। इससे मुद्रा का जो मूल्य होगा वो कहाँ चला जाएगा? जो प्राइस है मनी का वो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक। प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक दशाएं जब भी अनुकूल हो जाएं, वर्षा जो है वो वैसी हो जैसी हम चाहते हैं, अनुकूल हो, तो क्या होगा? कृषि में उत्पादन जो होगा
वो बढ़िया होगा, अच्छा उत्पादन होगा। और अगर अच्छा उत्पादन होगा तो क्या होगा, वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता होगी और फाइनली क्या होगा, वस्तुओं के मूल्य जो होंगे, जो प्राइस होंगी कमोडिटीज़ के, वो नीचे चले जाएंगे। तो जो प्राइस होगा मनी का वो ऊपर चला जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि वस्तुओं के मूल्य नीचे चला जाना मतलब पहले आपको मान लेते हैं कि जो चावल था वो 50 रुपये पर केजी मिलता था। अभी आपको चावल अगर मान लेते हैं 25 रुपये पर केजी मिलने लगे, क्योंकि वस्तु चावल खूब उत्पादन हुआ। अभी टमाटर आप जाते हैं मार्केट में, आपको टमाटर 80 रुपये पर केजी मिल रहा है। ठीक है, अब अभी आप फिर बाद में मार्केट में जाएंगे, आपको 40 रुपये पर केजी मिलने लगे। तो क्या हुआ, टमाटर का रेट जो था ना, वो टोमेटो का रेट तो घटा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य, अगर टमाटर का मूल्य 80 से 40 आ गया, तो आप मान के चलिए कि जो मुद्रा का मूल्य है, प्राइस ऑफ मनी है, वो भी डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये आपने पढ़ दिया। भारी करारोपण, जब सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो लोगों की आय कम हो जाती है। कम आय से लोग जो होते हैं ना, डिमांड कम कर पाते हैं। जब डिमांड कम करेंगे, सप्लाई वो जितनी थी उतनी ही रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वस्तुओं के जो प्राइसेस होंगे वो नीचे चले आएंगे, क्योंकि सप्लाई घट गई, डिमांड घट गई और सप्लाई जितनी थी उतनी ही रही। तो जो प्राइस होंगे नीचे चले जाएंगे, जिससे प्राइस कमोडिटी के नीचे आएंगे और प्राइस मनी का ऊपर चला जाएगा। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, अगर सरकार उधार ले ले तो सरकार उधार लेती किससे है, पब्लिक डेट का मतलब होता है बॉन्ड इशू करती है सरकार। क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। मतलब सरकार लोगों को कुछ बॉन्ड यानी कि कागज़ के टुकड़े, सर्टिफिकेट्स दे देगी। सर्टिफिकेट एक तरह के इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर होते हैं वैसे ही बॉन्ड होते हैं सरकार के। और जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपके पास से पैसा चला जाएगा सरकार के पास। किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो पैसा जब जनता के पास बचेगा नहीं, तो पैसा नहीं होगा तो डिमांड कैसे जनता क्रिएट करेगी। अगर डिमांड घट गई, सप्लाई जितनी थी वो एज इट इज़ रही, लेकिन डिमांड घटने से आप जानते हैं वस्तुओं के मूल्य नीचे चले जाएंगे, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण नीति अपनाना, अगर देश में लगे कि महंगाई बढ़ गई है तो सरकार बैंकों को इस तरह का निर्देश देती है कि वह लोगों को उधार थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के साथ दें या ब्याज दरों को बढ़ा के दें। तो लोग जब बैंक से उधार कम लेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा, डिमांड घटेगी। डिमांड घटने से सप्लाई अगर स्थिर रहे तो क्या होगा, प्राइसेस जो होंगे वस्तुओं के वो घट जाएंगे और अल्टीमेटली प्राइस ऑफ मनी बढ़ जाएगा। बैंक, अब इन्होंने बताया कि बैंक अगर साख नियंत्रण करना चाहे तो कौन कौन से तरीके अपना सकता है। उसके लिए बैंक साख नियंत्रण की तकनीकों के रूप में जो चीज़ें अपनाता है, उसमें बैंक दर में वृद्धि आती है। बैंक दर का मतलब ब्याज दर होता है, एक तरह से याद रखिएगा, ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देना। तो उससे लोगों को जो उधार मिलता है वो थोड़ा सा महंगी ब्याज दरों पर मिलता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। ठीक है, खुले बाज़ार की क्रियाओं का तात्पर्य होता है कि जब सरकार को लगता है कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करना शुरू कर देते हैं। बॉन्ड इशू करना शुरू कर देते हैं, इसे बोलते हैं मार्केट में प्रतिभूतियों को बेचना। तो लोग जब उन्हें खरीदेंगे तो लोग अपना पैसा किसके पास दे देंगे, गवर्नमेंट के पास। और पैसा अगर गवर्नमेंट के पास चला गया तो लोगों के पास अपने पास तो डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसा बचा नहीं, उनकी परचेजिंग पावर घटती है तो डिमांड घट जाती है और बदले में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य घटते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। हर बार देखिए एक ही लॉजिक यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और सरकार अगर चाहे तो बैंकों के जो रक्षित कोष होते हैं, एक्चुअली हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ना सीआरआर के अंतर्गत करना होता है ना। तो अगर सरकार सीआरआर की रेट बढ़ा दे, जो अभी लगभग 40% है, अगर सरकार इसको 8% कर दे मान लेते हैं, तो जो पैसा अभी सरकार 100 रुपये में से 4 रुपये आरबीआई के पास ले जाती थी, तो 96 रुपये उसके पास बच जाते थे अपने कुछ खर्चे घटाने के बाद। वो लोगों को ये मान लेते 90 रुपये उधार दे सकती थी, लोगों को 90 रुपये वो उधार क्रेडिट दे सकती थी। लेकिन अगर ये बढ़ करके 8 हो जाए तो अब लोगों को 8 के बाद 92 बचेगा ही, तो इसके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है 80 रुपये ही लोगों को उधार दे पाए। और अगर लोगों को बैंक उधार कम दे पाया तो लोगों के पास पैसा घटेगा, लोग अपनी डिमांड उतनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डिमांड घट जाएगी, सप्लाई एज इट इज़ थी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सप्लाई अगर अनचेंज्ड हो लेकिन डिमांड घट जाए तो वस्तुओं के प्राइसेस जो होते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो घट जाते हैं और प्राइस ऑफ मनी बढ़ जाती है। लागतों पर नियंत्रण, औद्योगिक इकाइयां अगर अपनी लागतों पर नियंत्रण कर लें, ठीक है,
तो उससे क्या होगा, कीमतों में कमी आ जाती है वस्तुओं की कीमतें घट जाना मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना। उद्योगों को प्रोत्साहन, अगर सरकार उद्योगों को खूब प्रोत्साहन दे, उनके अनुकूल अपनी नीतियां बनाए, तो वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे। बढ़ा हुआ उत्पादन वस्तुओं के मूल्य को कम कर देगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। प्रशासनिक कुशलता, अगर सरकारें सख्त हो जाएं और उनकी इच्छा शक्ति आ जाए कि वो लोगों को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम को, व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए ये थोड़ा सा इनको सख्त होना पड़ेगा और स्वयं में भी आत्म संयम लाना पड़ेगा। जो 5 साल की जो है एक टर्म में अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था करने में लग जाते हैं, ऐसे नेता अगर चाहें, इच्छा शक्ति मजबूत कर लें, तो वो सिर्फ 5 साल के नहीं, वो आजीवन देश के लिए हो सकते हैं। ऐसे भी नेता इस देश में रहे हैं जो आजीवन इस देश के अगुवाकार बने रहे। अभी ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों हर 5 साल 10 साल के बाद सरकारें बदलनी पड़ती हैं? क्योंकि जो आता है वो अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था करने में लग जाता है, इतना ज़्यादा इकट्ठा करने में लग जाता है कि क्या कहें। लेकिन अगर प्रशासनिक कुशलता की हम बात करें तो उसके लिए शासन को जो है ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार शासन में, यानी कि राजा अगर ईमानदार हो तो प्रशासन स्वतः ईमानदार हो जाता है। ठीक है। अभी एक मेरे मित्र बता रहे थे कि जब यहाँ लखीमपुर में विजय शंकर पांडे जी डीएम हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे, लखीमपुर की बात है, तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति लेखपाल के पास जाता था और उसे अगर अपना इंतखाब निकलवाना होता था तो वो 2 रुपये मांगता था। कहता था 2 रुपये टूटे दे दीजिए। वो 50 रुपये नहीं मांगता था, वो 50 रुपये नहीं रख लेता था। 10 का नोट देने पे 8 रुपये वो जब्त नहीं कर लेता था, 2 रुपये मांगता था। और अगर आपके पास 10 का नोट होते थे तो वो 8 रुपये टूटे करके आपको 8 रुपये लौटाता था। ये वो दौर था जब विजय शंकर पांडे यहाँ पे जिलाधिकारी हुआ करते थे। ये एक उदाहरण मेरे कल एक मित्र बता रहे थे। और आज की स्थिति क्या है कि बड़े बड़े विभाग के मुखिया जुगाड़ ढूंढते हैं कि कहाँ से अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है। प्रशासनिक कुशलता अगर हो जाए तो देश में रिश्वत, कालाबाजारी, तस्करी, इस पे अंकुश लग जाएगा। व्यापारी मनमानी नहीं कर पाएंगे कीमतों की वसूली में, और आप पाएंगे कि कीमतें घटेंगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। सरकारी अपव्यय पर अंकुश। सरकार बहुत बार अनावश्यक खर्चे करती है। किसी नेता के आगमन पर ढेर सारे गमले सजाए जाते हैं और वो गमले ऐसे होते हैं कि लाने ले जाने में बहुत सारे टूट जाते हैं। अब वो अपव्यय जो होता है उसका भरपाई कौन करेगा? ये जो पैसा है, ये पैसा जो उत्पादक व्यय हो सकते थे उन पे लगाया जा सकता था। किसी नेता जो कि जनता के द्वारा ही चुना गया, उसके स्वागत पर इतने अनावश्यक व्यय क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना। तो वो व्यय अगर सरकार उन पे अंकुश लगा ले तो मुद्रा के मूल्य में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य जो होते हैं वो घट जाते हैं। कुछ और भी कारण हैं। सरकार द्वारा बचत के बजट बनाना। बचत के बजट मतलब सरकार की इनकम ज़्यादा हो और सरकार के एक्सपेंसेस कम हो। अगर ऐसा कर ले सरकार, हड़ताल या तालाबंदी को मैनेज करे सरकार, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये कि मुद्रा के मूल्य में कमी या वृद्धि दोनों ही जनता के लिए हानिकारक और कष्टदायक हैं। वस्तुओं के मूल्य अगर स्थिर रहें तो जनता जो होती है वह हमेशा मुस्कुराती रह सकती है। ठीक है। तो फिलहाल ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।